सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि क्या वक्फ बिल के मुद्दे पर भारत के मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है और क्या उनकी आंखों पर काली पट्टी बांधी जा रही है। आज रमजान के आखिरी जुम्मे की नमाज थी और इस दौरान देश भर की ज्यादातर मस्जिदों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी बाजू पर काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी और इन लोगों में 5 से 15 साल के छोटे छोटे बच्चे भी थे जिन्होंने अपनी बाजू पर काली पट्टी बांधी हुई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश भर के मुसलमानों से यह अपील की थी कि अगर वो अपनी मस्जिदें, दरगाहें, कब्रिस्तान और मदरसों को बचाना चाहते हैं तो उन्हें वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आज काली पट्टी बांधकर जुम्मे की नमाज पढ़नी होगी। और आज देश की ज्यादातर मस्जिदों में मुसलमानों ने इसी अपील का दिल से पालन किया। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने इस बिल के विरोध में काली पट्टी बांधी, उन लोगों को इस बिल की असली बातें पता ही नहीं है। इन लोगों को यह यकीन दिला दिया गया है कि केंद्र सरकार वक्फ कानून में इसलिए बदलाव कर रही है क्योंकि वो वक्फ बोर्ड से मस्जिद, कब्रिस्तान और मदरसों की ज़मीनें छीनना चाहती है और वक्फ बोर्ड को ख़त्म करना चाहती है। लेकिन हकीकत में इनमें से एक भी दावा सही नहीं है और इसीलिए हमने आपसे कहा कि ये जो काली पट्टी है ये बाजू पर नहीं बल्कि मुसलमानों की आंखों पर बांधी गई है। वक्फ बिल में जितने भी बदलावों की सिफारिशों को मंजूर किया गया है उनमें एक भी जगह इस बात का जिक्र नहीं है कि सरकार वक्फ से उसकी जमीनों को वापस ले लेगी। ये बिल वक्फ से जुड़े कानूनी मामलों में लोगों को वक्फ ट्राइब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील करने का अधिकार देता है जो मौजूदा कानून में नहीं है। अब आप खुद सोचिए, मौजूदा कानून में आप देश की किसी और अदालत में नहीं जा सकते, लेकिन अब जो नया बदलाव आ रहा है उसमें आप वक्फ ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ देश की अदालतों में जा सकते हैं। इससे किसी को क्या परेशानी हो सकती है। दूसरी बात, जो जमीन दान में नहीं दी गई है उस पर वक्फ बोर्ड बिना किसी सबूत के अब दावा नहीं कर पाएगा। इसमें भी किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। तीसरा, वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों को प्रवेश दिया जाएगा। यानी यह कहा जा रहा है कि अब जब वक्फ बोर्ड बनेगा तो उसमें महिलाएं भी होनी चाहिए और उसमें दूसरे धर्मों के लोग भी होने चाहिए, जबकि मौजूदा कानून यह कहता है कि महिलाएं और दूसरे धर्मों के लोग इस समय वक्फ बोर्ड के सदस्य नहीं हो सकते। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और किसी भी बोर्ड में सब धर्मों के लोग हो सकते हैं और महिलाओं के इस बोर्ड में प्रवेश से किसी को क्या परेशानी हो सकती है। चौथा बदलाव यह है कि विवाद की स्थिति में वक्फ की संपत्तियों का सर्वे जिला कलेक्टर के द्वारा किया जाएगा और अगर सर्वे रिपोर्ट में यह पाया जाता है कि जिस जमीन पर वक्फ ने दावा किया है वो जमीन उसकी नहीं है तो फिर वो जमीन वक्फ बोर्ड की नहीं मानी जाएगी। मतलब वक्फ बोर्ड अगर जबरदस्ती किसी जमीन पर अपना दावा पेश करता है तो अब यह संभव नहीं होगा। इस कानून में कहीं भी यह नहीं लिखा कि जिन जमीनों पर मुसलमानों की मस्जिदें हैं, दरगाह हैं, मज़ार हैं, कब्रिस्तान हैं या मदरसे हैं उन्हें सरकार वापस लेने वाली है। मुसलमानों के सभी धार्मिक स्थल और दूसरे ढांचे पहले भी सुरक्षित थे और ये आगे भी ऐसे ही सुरक्षित रहेंगे और जहां हैं वहीं रहेंगे, जिसके पास हैं उसी के पास रहेंगे। लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों को भ्रमित किया जा रहा है, उन्हें डराया जा रहा है, उन्हें ये यकीन दिलाने की कोशिश हो रही है कि ये वक्फ बिल उनकी मस्जिदें और कब्रिस्तान छीनने के लिए है। ये जो मॉडल है अभी जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल उसी तरह से काम कर रहा है जैसे नागरिकता संशोधन बिल को लेकर देश के मुसलमानों को आज से कुछ वर्ष पहले भ्रमित किया गया था। और आप याद कीजिए, जो नया नागरिकता कानून आया था वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक हिंदुओं को भारत की नागरिकता देने के लिए लाया गया था। लेकिन उस समय भी देश में यह झूठ फैलाया गया कि इस नए नागरिकता कानून से भारत के आम मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी और उन्हें डिटेंशन सेंटर्स में डाल दिया जाएगा।
आप याद कर लीजिए और फिर इस कानून को लेकर देश भर के मुसलमानों ने कैसे विरोध किया था, आपको याद होगा। इस झूठ के कारण उस समय दिल्ली के शाहीन बाग में सड़कों को बंधक बनाकर 100 दिनों तक आंदोलन किया गया था। और आपको शायद पता नहीं होगा कि आज ये बिल कानून बन चुका है। अब हमारे देश में वो नागरिकता कानून बनकर लागू भी हो चुका है और सरकार को इस नए कानून को लागू किए हुए 1 साल से ज्यादा हो चुका है। लेकिन क्या आपने देखा कि इस कानून की वजह से भारत के किसी भी मुसलमान की नागरिकता समाप्त हुई हो? इसी तरह का दुष्प्रचार अब वक्फ बिल को लेकर किया जा रहा है, जबकि इसका मौजूदा जो स्वरूप है वो मस्जिदों और कब्रिस्तान की जमीनों से इसका कोई लेना देना नहीं है। यह बिल वक्फ बोर्ड में सुधार के लिए लाया जा रहा है और यह बात हमने आपको पहले भी बताई थी कि वक्फ कानून में सुधार की मांग मुस्लिम समुदाय की तरफ से ही आ रही है। वक्फ की अदालतों में जो 40,951 मामले लंबित हैं, उनमें लगभग 10,000 मामले इसी देश के आम मुसलमानों ने दायर किए हुए हैं, जो वक्फ की मौजूदा व्यवस्था से बहुत परेशान हैं। आज हम भारत के आम मुसलमानों से यही कहना चाहेंगे कि अगर वो सुनी सुनाई बातों पर वक्फ बिल का विरोध करने के लिए अपनी बाजू पर काली पट्टी बांध रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं और उन्हें ये पता ही नहीं है कि ये काली पट्टी असल में उनकी बाजू पर नहीं बल्कि आंखों पर बांधी जा रही है, ताकि वो ब्लैक और वाइट में अंतर ना महसूस कर सकें, ब्लैक और वाइट में अंतर ना कर सकें और इस दुष्प्रचार पर आसानी से यकीन कर लें। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बिल का विरोध करने के लिए जुम्मे की नमाज के दिन को चुना गया, जिसे मुसलमानों के लिए सबसे पाक या कह लीजिए सबसे पवित्र माना जाता है। इस्लाम धर्म में जुम्मे का अर्थ शुक्रवार से होता है और यह मान्यता है कि इसी शुक्रवार के दिन अल्लाह ने पहले आदम यानी पहले इंसान को बनाया था और यही कारण है कि इस दिन को अल्लाह के रहम का दिन भी माना जाता है और मुसलमान जुम्मे की नमाज करके अल्लाह की इबादत करते हैं। इसीलिए इसे पाक माना जाता है, पवित्र माना जाता है। लेकिन सोचिए, कुछ लोगों ने इस पाक इबादत में भी मिलावट कर दी और मुसलमानों को वक्फ बिल के बारे में झूठ बातें फैलाकर इन्हीं बातों के आधार पर देश भर की मस्जिदों में काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने के लिए मुसलमानों को कह दिया गया। हम हुकूमत से कह रहे हैं कि आप आइन के खिलाफ एक कानून बनाना चाहते हैं जो आर्टिकल 14, 15, 26, 29 का वायलेशन है। हमारा कल्चर का हिस्सा है वक्फ, आप कैसे हमसे छीनेंगे? तो ये बीजेपी की हुकूमत करना चाहती है और सुनने में आ रहा है कि शायद पहली या दूसरी तारीख को बिल लाया जाएगा। ये ऐसा काला कानून है जिससे हमारी वक्फ की जायदादें खत्म हो जाएंगी। अगर कोई बात समझ में ना आए तो अपनी बात हुकूमत वक्त के सामने रखना है। ये हुकूमत से टकराव नहीं है, ना हुकूमत के साथ लड़ाई झगड़ा है। एक चीज़ समझ में नहीं आई है तो इस वजह से हमारे अकाबिरीन ने हुकूमत के सामने अपनी बात रखी है। यानी ये हमको बिल इसके खिलाफ, मतलब ये बिल नहीं पास होना करके बोल के पीस प्रोटेस्ट बोलते हैं इसको, शांति से पीस प्रोटेस्ट, ये काला धागा बन के एक पीस प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हुकूमत से हम रिक्वेस्ट और मनवी कर रहे हैं कि ये बिल लागू नहीं करना करके हमारा मनवी है। काली पट्टी बांध के सरकार को ये जताया कि हम ये कानून के खिलाफ है और बारंबार हमने ये रजूआत की है कि हम ये कानून को नहीं मानेंगे और ये कानून आप लाओगे तो हमारे लिए हानिकारक है। काली पट्टी बांध के हमने नाराजगी दिखाई है। क्या दिक्कत क्या है वक्त? इस बिल को रिजेक्ट करना है, इस बिल को लागू होने नहीं देना है। ये अपनी मस्जिद और अपने कब्रिस्तान के हिफाजत के लिए है। किसने बोला कि ये अब सुरक्षित नहीं है, हिफाजत होने की जरूरत है? आया था मोबाइल पे मैसेज, तो इसी वजह से हम लोग ने बांधा है। पूरे भारत के करोड़ों लोगों ने, 5 करोड़ लोगों ने ईमेल भेजकर कह दिया कि गलत है, लेकिन हमारी बात सुनी नहीं जा रही है। इसलिए हम शांतिपूर्ण तरीके से सरकार को अवगत कराना चाहते हैं
कि ये बिल काला कानून है, इस काले कानून को वापस लीजिए। आज तमाम हिंदुस्तान के अंदर आप देख सकते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से खामोशी के साथ एक एहतजाज किया गया, हाथ पे काली पट्टी बांध के। ये एहतजाज वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ है, जो बिल हमारी मस्जिदों, हमारे मदरसों, कब्रस्तानों, खानकाहों के खिलाफ लाया जा रहा है। हम ऐसे बिल की पुरजोर मजम्मत करते हैं। तमाम जो नमाजी हैं वो काली पट्टी बांध करके आए हुए हैं, छोटा बच्चा है वो भी काली पट्टी बांध कर आ रहा है, सिर्फ इस बात के लिए कि वक्फ बिल का विरोध जताना है। तमाम लोग नहीं बांधे, क्या मैसेज नहीं पहुंच पाया? नहीं, मैसेज नहीं पहुंच पाया। बहुत से लोगों को काली पट्टी नहीं मिल पाई। वो लोग यहाँ पर आए हुए हैं और नमाज पढ़ रहे हैं। जिनके पास जो काली पट्टी मिल गई है वो काली पट्टी बांध के कर रहे हैं, जिनके पास काली पट्टी नहीं है वो ऑलरेडी में उसकी मुखालफत कर रहे हैं। हम लोग का मानना है कि ये बिल जो है ये बेसिकली औकाफ के ख़िलाफ़ है और इससे वक्फ प्रॉपर्टीज़ को नुकसान होने वाला है। और ये औकाफ का मसला जो है वो हम लोग का पूरी तरीके से मजहबी मामला है, लिहाजा इसमें विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेक होल्डर्स कोई भी नया कानून नहीं बनना चाहिए। अब आप देखिए, ये इस समय रमज़ान का महीना चल रहा है, ये इबादत का महीना है, सबसे पाक, सबसे पवित्र समय माना जाता है किसी भी मुसलमान के लिए। और ऐसे समय में झूठ बोलना, फरेब करना, किसी को बहकाना, इस सब की मनाही है। ऐसे पवित्र समय में, ऐसे पाक समय में झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, धोखा नहीं करना चाहिए, फरेब नहीं करना चाहिए। ये खुद मुसलमान मानते हैं, लेकिन इसके बावजूद आज के दिन जब जुम्मे की नमाज पढ़ी गई, ऐसे समय में जब रमज़ान का महीना चल रहा है और उस समय लोगों से झूठ बोलना, लोगों को धोखा देना, उनके साथ फरेब करना और उन्हें बहकाना, ये कितनी गलत बात है। और ये सब कुछ खुलेआम आज इस देश में हुआ है और वो सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ नेता मुसलमानों का नेता बनकर अपनी राजनीति की दुकान चलाना चाहते हैं और राजनीति करना चाहते हैं। और जो आम मुसलमान है, जिसे पता ही नहीं है कि भारत की संसद में वक्फ बोर्ड को लेकर, वक्फ बिल को लेकर क्या नए बदलाव किए जा रहे हैं, उससे क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये बदलाव क्यों किए जा रहे हैं, उसे इसके बारे में जानकारी ही नहीं है। उन सब लोगों को ये झूठ फैलाकर गुमराह किया जा रहा है। क्या आप जानते हैं, जब वर्ष 1999 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल का युद्ध लड़ा था, जब वर्ष 2008 में मुंबई में 26/11 का आतंकवादी हमला हुआ था, 2019 में जब पुलवामा के आतंकवादी हमले में भारत के 40 जवान शहीद हुए थे, तब भी इस तरह से देश की मस्जिदों में काली पट्टी बांधकर मुसलमानों से नमाज पढ़ने की अपील नहीं की गई थी। लेकिन वर्ष 2017 में मुसलमानों की मॉब लिंचिंग के मुद्दे पर देश भर की ज्यादातर मस्जिदों में काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी गई थी। वर्ष 2023 में जब इजराइल ने गाजा के मुसलमानों पर हमला किया था, तब भी कुछ मस्जिदों में काली पट्टी बांधकर मुसलमानों ने अपना विरोध जताया था। अब हम आपको यह भी बताएंगे कि क्या भारत के मुसलमान जानबूझकर सड़कों पर नमाज पढ़ना चाहते हैं या इसके पीछे कोई और वजह है। क्योंकि आप जानते हैं आजकल ये नया मुद्दा हमारे देश में बना हुआ है कि ईद के मौके पर मुसलमान कहां पर नमाज पढ़ सकते हैं, कहां पर नहीं पढ़ सकते, इसे लेकर पूरे देश में विवाद चल रहा है। और कई जगहों पर यह सरकारी आदेश आया है, पुलिस ने कहा है कि इस बार मुसलमान सड़क पर नमाज नहीं पढ़ पाएंगे। और आज उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पुलिस ने यह आदेश जारी किया कि जुम्मे की नमाज सिर्फ मस्जिदों में पढ़ी जाएगी और मुसलमान सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ेंगे। संभल में तो घर की छतों पर भी नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन बाद में इस फैसले की विवेचना हुई, फैसले की आलोचना हुई और कहा गया कि मुसलमान अपने घर की छतों पर नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते और पुलिस इस पर पाबंदी आखिर
कैसे लगा सकती है। आपको भी याद होगा, हमने अपने कल के शो में भी ये बात कही थी कि अगर घरों की छतों पर होली मनाई जा सकती है, दिवाली के मौके पर पटाखे फोड़े जा सकते हैं, दूसरे त्योहार मनाए जा सकते हैं, अपनी छतों से लोग पतंग उड़ा सकते हैं, तो फिर अपनी छत पर नमाज पढ़ने में किसी को क्या परेशानी हो सकती है। और इस विरोध के बाद पुलिस ने भी अब अपने इस आदेश को बदल लिया है और कहा है कि उसने सिर्फ ऐसे घरों की छतों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाई जो छत और घर बहुत कमजोर हैं, जर्जर हो चुके हैं और जहां एक साथ कई लोगों के नमाज पढ़ने से छत गिर सकती है, टूट सकती है, कोई दुर्घटना हो सकती है। ऐसे घरों पर, छतों पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगाई गई है, क्योंकि ये मकान कमजोर हो सकते हैं, ये छतें कमजोर हो सकती हैं, जिसकी वजह से दुर्घटना हो सकती है। पुलिस के आदेश में बदलाव होने के बाद संभल में आज घर की छतों पर भी नमाज पढ़ी गई और बिहार जैसे राज्यों में कई मस्जिदों के बाहर सड़कों पर भी खुलेआम नमाज पढ़ी गई और उसकी तस्वीरें अब हम आपको दिखाएंगे। देखिए। यह बिहार की राजधानी है पटना। यहां पर सड़कों पर नमाज पढ़ी जा रही है। ऊपर आप देख सकते हैं फ्लाईओवर है। फ्लाईओवर और आप देख लीजिए ऊपर फ्लाईओवर है। फ्लाईओवर के नीचे सड़क पर यह नमाज पढ़ी जा रही है। बाजार के बीच में सड़क पर ये लोग बैठे हुए हैं और दोनों तरफ दुकानें हैं, आप ये देख सकते हैं। और ये बिहार की राजधानी पटना की तस्वीर है। अब बहुत सारे लोग ये आरोप लगाते हैं कि मुसलमान जानबूझकर सड़कों को घेर कर जुम्मे की नमाज वहां पर पढ़ते हैं और वो ऐसा करके असल में अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। इन दावों का सच जानने के लिए आज हमने नमाज पर लिखे गए कुछ रिसर्च पेपर्स को पढ़ा और कुछ इस्लामिक विद्वानों से ये जानने की कोशिश की कि आखिर बड़ी संख्या में मुसलमानों को सड़कों को घेर कर नमाज क्यों पढ़नी पड़ती है। मुसलमान सड़कों पर इतनी बड़ी संख्या में नमाज क्यों पढ़ते हैं, इसके पीछे की क्या सोच है। तो इस्लाम धर्म में सभी मुसलमानों के 5 फर्ज बताए गए हैं, जिनमें एक फर्ज को सलात यानी नमाज कहते हैं। और इस्लाम धर्म में सभी मुसलमानों के लिए दिन में 5 बार नमाज पढ़ना जरूरी माना गया है। और इस नमाज को किसी भी स्थान पर पढ़ा जा सकता है, जिसमें घर का कोई कमरा हो सकता है, घर की छत हो सकती है, किसी इमारत की छत हो सकती है, दफ्तर का कोई कमरा हो सकता है, या बस, ट्रेन, सड़क या कोई दूसरा सार्वजनिक स्थान भी हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए किसी इबादत गाह की जरूरत नहीं होती। उन्हें बस ये ध्यान रखना होता है कि वो जहां भी नमाज पढ़ रहे हैं वहां नमाज पढ़ते हुए उनका जो चेहरा है वो मक्का के काबा की दिशा में होना चाहिए। जैसे काबा भारत के पश्चिम में है, इसलिए भारत के मुसलमान पश्चिम दिशा में अपना चेहरा करके नमाज पढ़ते हैं। और ये नमाज किसी भी स्थान से पढ़ी जा सकती है, सिर्फ शर्त यह है कि उनका चेहरा पश्चिम की ओर होना चाहिए। और आपने देखा होगा कि सामान्य दिनों में सड़कों पर नमाज पढ़ने की तस्वीरें कभी नहीं आती। ये तस्वीरें सिर्फ शुक्रवार को आती हैं जब जुम्मे की नमाज पढ़ी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस्लाम धर्म में जुम्मे की नमाज या ईद और बकरीद की नमाज को जमात की नमाज माना गया है। जमात की नमाज का मतलब है ये नमाज अकेले नहीं बल्कि जमात के लोगों के साथ एक समूह बनाकर पढ़ी जाती है और इसी के लिए मस्जिदें बनाई गई हैं। जमात मतलब जो आपके आसपास के जो लोग हैं वो जमात में सारे लोग मिलकर कलेक्टिवली जब नमाज पढ़ते होते हैं, यानी एक जगह जमा होते हैं, जब एक जगह जमा होकर जब नमाज पढ़ते हैं तो उसे जमात की नमाज कहा जाता है। अब समस्या यह है कि जुम्मे की नमाज मस्जिद में ही पढ़नी होती है और जब एक साथ बहुत सारे मुसलमान जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आते हैं तो वहाँ भीड़ हो जाती है और इसके कारण जिन लोगों को मस्जिद में जगह नहीं मिलती उन्हें मस्जिद के बाहर सड़क पर आकर नमाज पढ़नी पड़ती है और सड़कें अक्सर यातायात के लिए उस समय बंद हो जाती हैं। यहाँ एक और समस्या यह है कि मुसलमानों को किबला यानी काबा की दिशा में ही अपना मुंह करके नमाज पढ़नी होती है, जिसके कारण वो अपनी दिशा को बदल नहीं सकते। और अगर सड़क या पार्क उनके सामने पड़ता भी है
तो उन्हें वहीं बैठकर नमाज पढ़नी होती है। और ये बात कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा कि भारत के मुसलमान जानबूझकर सड़कों पर नमाज पढ़ना चाहते हैं। रमज़ान का पाक महीना और अलविदा जुम्मे की ये नमाज इस वक्त संभल से ये और भी खास तस्वीरें इस वजह से क्योंकि लगातार प्रशासन ने पिछले एक महीने में इन तस्वीरों को शांतिपूर्ण बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है और समुदाय के लोग, पीस कमेटी के लोग, क्लेरिक्स से भी लगातार बात होती रही ताकि जो अलविदा जुम्मे की नमाज है वो शांतिपूर्वक हो। ये शाही जामा मस्जिद का रैंप है जहां पे आप देख रहे हैं कि नमाजी इस वक्त नमाज अदा कर रहे हैं। अंदर क्योंकि जगह भर गई है इसलिए जो मस्जिद के चारों तरफ रैंप है जहां पे जगह थी परमिशन के साथ, अनुमति के साथ इस वक्त नमाज अदा किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे तो आपको इस पूरे गलियारे में पीएसी के जवान तैनात दिखाई देंगे, आरआरएफ के भी जवान तैनात हैं क्योंकि एहतियातन ये पूरी सुरक्षा व्यवस्था संभल के अंदर की गई थी। हमने पब्लिक प्लेसेस स्पेशली रोड्स के ऊपर जो पहले पढ़ते थे उसके लिए हमने अनुरोध किया था। अपने घरों के ऊपर कहीं भी पढ़े, कोई भी प्रतिबंध नहीं था। ये भ्रामक समाचार बीच में आया था और उसका हमने खंडन भी किया था। केवल जो एएसआई प्रोटेक्टेड एरिया, जो विवादित धर्म स्थल है, इसके चारों ओर 8-10 ऐसे मकान हैं जो जर्जर अवस्था में थे। उन 8-10 मकानों के लिए हमारे यहाँ अधिकारियों ने बोला था, उसके अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं था। अपने घरों में कहीं भी पढ़े। तो एक बात जो पूरे देश को समझनी चाहिए, जो हो सकता है दूसरे धर्मों के लोग न समझते हों, वो ये है कि बाकी किसी भी दिन की जो नमाज है वो मुसलमान अकेले में भी पढ़ सकते हैं, अपने घर में किसी एक कमरे में पढ़ सकते हैं, दफ्तर के किसी कमरे में पढ़ सकते हैं, दफ्तर या अपने घर की छत पर पढ़ सकते हैं, किसी और जगह भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो जुम्मे की नमाज होती है शुक्रवार को और जो ईद की नमाज होती है, इसे जमात की नमाज कहा जाता है। और जमात की नमाज का मतलब ये है जहां बहुत सारे लोग मिलकर एक साथ जमा होकर जब इस नमाज को पढ़ते हैं, इसलिए इसे जमात की नमाज माना जाता है। और जुम्मे की जो नमाज होती है वो जमात की नमाज होती है। इसीलिए ये नमाज इकट्ठे होकर, जो बहुत सारे लोग जब एक साथ इकट्ठे होते हैं तब इसे पढ़ा जाता है। और इसीलिए आपको ये सारे जो दृश्य हैं ये शुक्रवार को ही देखने को मिलते हैं, बाकी दिन नहीं। आज जब हमारे देश में नमाज पर इतना विवाद हो रहा है, तब हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि नमाज शब्द असल में संस्कृत भाषा से आया है। संस्कृत भाषा का एक शब्द है नमस, जिसका अर्थ होता है आदर और भक्ति में झुक जाना। और भगवत गीता के 11वें अध्याय के एक श्लोक में इस शब्द का उल्लेख भी मिलता है। इस्लामिक विद्वान मानते हैं कि नमस शब्द भारत से ईरान आया और ईरान में नमस को
फारसी भाषा में नमाज कहा जाने लगा और इस तरह नमाज शब्द अस्तित्व में आया। इस्लाम धर्म में नमाज के लिए मूल रूप से सलात शब्द का इस्तेमाल होता है, लेकिन भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों में आज भी इसके लिए नमाज शब्द का ही प्रयोग होता है, जो संस्कृत भाषा के नमस शब्द से आया है। आज हमारा सवाल ये है कि क्या जब लोगों को ये पता चलेगा कि ये एक संस्कृत भाषा का शब्द है, तो वो इसे नमाज कहना भी छोड़ देंगे? कहते हैं कि प्रकृति समय समय पर इंसानों को ये याद दिलाती रहती है कि उन्हें इस पृथ्वी पर किराएदार की तरह रहना चाहिए, मालिक की तरह नहीं। और आज म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के रूप में प्रकृति ने एक नया रिमाइंडर भेजा है। आज म्यांमार में सुबह 11:30 बजे रिक्टर स्केल पर 7.7 की तीव्रता का एक ताकतवर शक्तिशाली भूकंप आया, जिसमें अब तक 144 लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग लापता हो चुके हैं। इस भूकंप का केंद्र म्यांमार के मांडले शहर में था, लेकिन इस भूकंप के झटके भारत, थाईलैंड, बांग्लादेश और चीन में भी महसूस किए गए। भूकंप की वजह से म्यांमार में बड़े पैमाने पर तबाही हुई और अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे को यह आशंका है कि इस भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा असल में 10,000 को भी पार कर सकता है। आज जब आप बड़ी बड़ी इमारतों को धाराशायी होते हुए देखेंगे, तो आपके मन में यह सवाल जरूर आएगा कि आप लोग जहां रहते हैं वहां की इमारतें, आपके घर ऐसे भूकंप से कितने सुरक्षित हैं। म्यांमार दुनिया के उन देशों में आता है जो भूकंप के लिहाज से बहुत संवेदनशील हैं, बहुत खतरनाक हैं, और म्यांमार में हर महीने कम से कम 8 भूकंप आते हैं। वहाँ के लोगों को भूकंप की आदत है। इसका कारण यह है कि म्यांमार से रिंग ऑफ फायर की दूरी ज़्यादा नहीं है, जहाँ पूरी दुनिया के 81% भूकंप आते हैं। ये वो जगह है। इसके अलावा म्यांमार इंडियन प्लेट्स और सुंडा प्लेट्स के बीच है, जिसकी वजह से इन प्लेट्स के टकराने से म्यांमार में भूकंप बनते रहते हैं और इस फॉल्ट को सागाइन फॉल्ट कहते हैं। आज आपके मन में यह सवाल जरूर आएगा कि अगर भारत के दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या चेन्नई जैसे शहर में रिक्टर स्केल पर 7.7 की तीव्रता वाला भूकंप आ जाए तो इन शहरों का क्या हाल होगा। तो अलग अलग रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि ये शहर इतने ताकतवर भूकंप को सहन नहीं कर पाएंगे और यहाँ 70 से 80% इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो सकती हैं अगर इस प्रकार का शक्तिशाली भूकंप भारत के शहरों में आ जाए तो। इन राज्यों में एक समस्या ये भी है कि यहाँ पर घनी आबादी रहती है और यहाँ 45% इमारतें बिना नक्शे के और बिना अनुमति के बनाई गई हैं। इनका कोई अप्रूवल भी नहीं है और इन्हें बनाने वाले ठेकेदार इतने काबिल भी नहीं हैं और इनके पास ज़्यादातर लोग जो ऐसे हैं हमारे यहाँ देश में, जो बिल्डर्स हैं, ठेकेदार हैं, जो मकानों को बनाते हैं, उनके पास ना तो काबिलियत होती है और ना ही अप्रूवल होता है। वर्ष 1950 में असम में 8.6 की तीव्रता का एक भूकंप आया था, जिसमें लगभग 5,000 लोग मारे गए थे। और तब ये कहते हैं कि तीव्रता का जब 7 की तीव्रता का भूकंप आता है तो इसका मतलब होता है कि ये जापान के हिरोशिमा पर गिराए गए 700 परमाणु बम के बराबर होता है। आज हम यही कहेंगे कि भारत को म्यांमार के भूकंप से सीख लेनी चाहिए और हमारे शहरों को इस प्रकार से अब आगे विकसित करना चाहिए जिससे ये भूकंप की आपदा को सहन करने की शक्ति अपने अंदर पैदा कर सके। और उसके लिए हमें ये देखना होगा कि हमारे देश में जितने भी बिल्डिंग्स बन रही हैं, जो मकान बन रहे हैं, उनमें इस बात का ध्यान रखा जाए कि वो इतने शक्तिशाली और उस टेक्नोलॉजी से बने कि वो भूकंप के ऐसे झटकों को सहन कर सके। अभी भी जब ऐसे बिल्डिंग्स की जांच की जाती है, चाहे भारत के किसी भी शहर में हो, तो ज़्यादातर बिल्डिंग्स असुरक्षित पाई जाती हैं और ये पाया जाता है कि ये जो बिल्डिंग्स हैं ये इस प्रकार से बनाई गई हैं कि ये ऐसे बड़े भूकंप के झटकों को सहन कर ही नहीं पाएंगी। अब आपको ये बताएंगे कि क्या भारत के पुरुष प्रधान समाज में अब पुरुष महिलाओं से सुरक्षित नहीं है। भारत का समाज हमेशा से पुरुष प्रधान माना जाता है और ऐसे पुरुष प्रधान समाज में महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं, महिलाएं डरी हुई रहती हैं। लेकिन अब
एक नया ट्रेंड चल रहा है जिसमें पुरुषों को ही डर लग रहा है। एक ज़माने में महिला सुरक्षा इस देश का बहुत बड़ा मुद्दा था और आज भी है। आज भी महिला सुरक्षा को लेकर बहुत बातें होती हैं, लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है जब देश के बहुत सारे पुरुष अपनी सुरक्षा को लेकर डरे हुए हैं। अब तक मार्च के महीने में ही कम से कम 7 ऐसी बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं जिनमें महिलाओं ने अपने पति या पार्टनर की बेरहमी से हत्या की है। और आजकल सोशल मीडिया पर भी अगर आप देखें तो नीले ड्रम को लेकर लोग बहुत बात कर रहे हैं और देश भर में ये कहा जा रहा है कि इस नीले ड्रम की वजह से देश भर के पुरुषों में डर का माहौल है, पुरुष डरे हुए हैं। और जो घटनाओं के बारे में मैं आपको बता रहा था, इनमें सबसे ताज़ा घटना उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुई है, जहां 28 साल की एक महिला ने अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए अपने पति के खाने में जहर मिलाकर उसे जान से मारने की कोशिश की। इस तरह की घटना बिहार के वैशाली में भी हुई है, जहां झगड़े के बाद एक पत्नी ने चाकू से हमला करके अपने ही पति की हत्या कर दी। और जयपुर में भी 42 साल की एक महिला ने अपने 33 साल के बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने 40 साल के पति को जान से मार डाला। इस महिला का नाम गोपाली देवी था और इसकी शादी को 22 साल हो चुके थे, लेकिन इसके बावजूद यह रिश्ता भी बहुत दर्दनाक तरीके से समाप्त हुआ। इससे यह पता चलता है कि पहले खून के रिश्ते होते थे, लेकिन अब रिश्तों का खून हो रहा है। सबसे बड़ा बदलाव यह आया है कि पहले ज्यादातर रिश्तों में सिर्फ महिलाओं की हत्या होती थी और महिलाओं पर ही अत्याचार होता था। पुरुष की बात अगर ना माने महिला तो पुरुष हत्या कर देता था, लेकिन अब ये सारी घटनाएं पुरुषों के साथ भी होने लगी हैं। आज घर घर में मेरठ के हत्याकांड की चर्चा हो रही है और जिस नीले ड्रम में मेरठ में रहने वाली मुस्कान ने अपने पति के टुकड़े टुकड़े करके उसके शरीर को सीमेंट के साथ जमा दिया था, ये नीले रंग का ड्रम पुरुषों के खिलाफ हिंसा का एक प्रतीक चिन्ह बन गया है। इस नीले ड्रम से पुरुष इतना डर रहे हैं कि इन ड्रमों की बिक्री में 50% की गिरावट आ गई है और ये आंकड़े इन ड्रमों को बेचने वाले दुकानदारों ने ही खुद दिए हैं कि अब लोग इन ड्रमों को खरीदना नहीं चाहते। इस नीले रंग के ड्रम को देखकर लोग डर रहे हैं, खास तौर पर पुरुष तो डर के मारे इन्हें घर पर लेकर ही नहीं जा रहे खरीद कर। इसके अलावा अलग अलग शहरों में नीले रंग के ड्रमों की जगह अब लाल, पीले और हरे रंग के ड्रमों को बेचा जा रहा है ताकि पुरुषों में पैदा हुए इस डर के माहौल को थोड़ा कम किया जा सके। आजकल हमारे देश में क्या चल रहा है, हमारे देश के लोगों के मन में क्या चल रहा है, उसका सबसे ज़्यादा पता चलता है सोशल मीडिया को देखकर। सोशल मीडिया अब हमारे देश के लोगों का एक प्रतिबिंब बन गया है। तो सोशल मीडिया पर इन नीले ड्रमों को लेकर 1 लाख से ज़्यादा मीम्स और वीडियोस पोस्ट हो चुके हैं, जिन्हें अब तक 25 करोड़ से ज़्यादा बार देखा जा चुका है। यानी पूरे देश के लोग आजकल इस नीले ड्रम के बारे में बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इन नीले ड्रमों के वीडियोस बन रहे हैं, मीम्स बन रहे हैं, लोग वीडियो बना भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि इस घोर कलयुग में पाप के घड़े नहीं बल्कि पाप के बड़े बड़े ड्रम होते हैं और उनका रंग होता है नीला। ये घटना बहुत सारे लोगों को अनारकली की याद भी दिला रही है। कहानियों में बताया जाता है कि मुगल बादशाह अकबर ने अपने बेटे सलीम से मोहब्बत करने के लिए अनारकली को दीवार में जिंदा चुनवा दिया था और ये कहानी भारतीय समाज में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में एक टर्निंग पॉइंट बन गई थी। उस जमाने में कई दीवारों ने टूटते बिखरते रिश्तों के कारण कई लाशों को निगल लिया था। इसके बाद जब आधुनिक दौर आया तब फ्रिज, कभी कुकर, कभी सूटकेस, कभी बैग, कभी तंदूर, कभी बेड का बॉक्स, इन सब ने महिलाओं की लाशों को अपने अंदर समेटा और हमारे देश में महिला सुरक्षा को लेकर कई अभियान चले और कई नए नए कानून बनाए गए। लेकिन अब वर्ष 2025 में ये सारी बातें पुरानी हो चुकी हैं। अब ना कोई तंदूर की बात करता है, ना सूटकेस की बात करता है, ना फ्रिज में पड़ी हुई लाश की बात करता है। अब मेरठ का नीला ड्रम पुरुषों के खिलाफ बढ़ते अपराध में एक नया टर्निंग पॉइंट बन गया है और अब लोगों को यह बात समझ में आ रही है कि किसी रिश्ते में पुरुषों की भी हत्या हो सकती है। इस बदलाव को आप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इन रील्स से
और फिर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान से समझ सकते हैं जिसमें उन्होंने खुद कहा कि नीले रंग के ड्रम से भारत के ज्यादातर पति सदमे में हैं। वर्तमान में भारत में नीला ड्रम बहुत फेमस है, बहुत वायरल है, बहुत से पति सदमे में हैं नीले ड्रम को लेकर। भगवान की कृपा है, हमारी तो शादी नहीं हुई है, लेकिन ये उत्तर तो सुन लेना। नीला ड्रम अभी जो है बहुत वायरल है भाई साहब। कहने को तो ये सारे मीम्स और सारे वीडियो मनोरंजन के लिए बनाए गए हैं, लेकिन कई बार मनोरंजक वीडियोस में भी एक बहुत गंभीर बात छुपी होती है, एक बहुत गंभीर संदेश छिपा होता है। और इस बार ये गंभीर संदेश ये है कि देश भर के जो पुरुष हैं वो वाकई में अंदर से इस नीले ड्रम के बाद डरे हुए हैं। ये नीला ड्रम भारत के पुरुषों के दिमाग में अब अच्छी तरह से बैठ गया है और इसका एक कारण है पुरुषों के मन में पैदा हुई असुरक्षा की ये नई भावना। आज हर रिश्ते में थोड़ी बहुत नोक-झोंक, लड़ाइयाँ और झगड़े तो होते ही रहते हैं और इन झगड़ों में इंसान हमेशा यही सोचता है, दोनों पार्टनर्स यही सोचते हैं कि एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब सब कुछ ठीक नहीं होता तो लोग तलाक लेकर एक दूसरे से शांति के साथ अलग हो जाते हैं। लेकिन मेरठ की घटना को देखने के बाद अब लोगों को ये लग रहा है कि अगर शादीशुदा रिश्ते में या किसी भी प्रकार के महिला और पुरुष के रिश्ते में लड़ाइयाँ और धोखा नीले ड्रम तक पहुंच रहा है, मामला नीले ड्रम तक पहुंच गया है, तो फिर समझ लीजिए कि यह मामला अब बहुत गंभीर है। ड्रम और रिश्तों में एक चीज़ कॉमन है और वो ये है कि ये दोनों ही या तो खाली होते हैं या ये भरे होते हैं और इनमें बीच का कोई विकल्प नहीं होता। आज अगर किसी रिश्ते में प्यार, समर्पण, वफादारी, सम्मान और भरोसा नहीं है तो वो रिश्ता एक खाली ड्रम की तरह होता है। और एक खाली ड्रम के साथ क्या हो सकता है वो पूरा देश मेरठ की इस घटना में देख चुका है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ड्रम खाली रहे तो अपने रिश्तों को भरा हुआ रखिए। आज हमारी आपको यही सलाह है कि अपने रिश्तों को खाली मत रखिए और प्यार के असली मतलब को समझिए। सच्चा प्यार पैसे और महंगे गिफ्ट्स में नहीं है, बल्कि सच्चा प्यार एक दूसरे के साथ में है। और अगर आप किसी व्यक्ति के साथ निस्वार्थ, खुश और प्रसन्न रहते हैं तो उस व्यक्ति से आपको सच्चा प्यार है। लेकिन यह भी सच है कि आजकल हर किसी को दिखावटी प्यार भी चाहिए और यही कारण है कि आज हर रिश्ते में एक घुटन सी पैदा हो गई है। आज लोगों के पास बड़े बड़े घर तो हैं, पैसा है, लेकिन उन घरों में परिवार नहीं है। पैसा है, सुकून नहीं है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन भावनाएं नहीं हैं। रिश्ते हैं लेकिन उनमें प्यार नहीं है। महंगी महंगी घड़ियां हैं लेकिन एक दूसरे के लिए समय नहीं है। और आज इस समाज में इंसान तो सब हैं लेकिन इंसानियत उनमें नहीं है और यही कारण है कि अब रिश्तों की इमारत कमज़ोर होकर ढहने लगी है। और अब आखिर में जल्दी से आपको एक सावधान करने वाली खबर दिखाएंगे। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपके साथ एक बहुत बड़ा धोखा या तो हो चुका होगा या हो सकता है। जब आप किसी वेबसाइट से, ई-कॉमर्स वेबसाइट से सामान खरीदते हैं तो आपको लगता है कि वो असली सामान ही आप खरीद रहे हैं। इसी भरोसे के साथ आप अमेज़ॉन जैसे वेबसाइट पर, ई-कॉमर्स साइट पर जाते हैं तो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों पर लोगों को बहुत भरोसा रहता है कि ये आपको हमेशा ओरिजिनल सामान ही बेचते हैं। लेकिन सच ये है कि अब इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। भारतीय मानक ब्यूरो ने देश के कई शहरों में अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट की कंपनी इंस्टाकार्ट के गोदामों पर छापे मारे हैं और इन छापों में ये पता चला कि ये कंपनियां अपने कस्टमर्स को नकली सामान बेच रही थी। भारतीय मानक ब्यूरो ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु और तेलंगाना में अमेज़ॉन और इंस्टाकार्ट के गोदामों पर छापे मारे और उन्हें वहां पर 4000 से ज़्यादा नकली वस्तुएं, नकली सामान मिला। इन सभी सामानों पर नकली ISI मार्क लगा हुआ था ताकि लोग ये पहचान ही ना सकें कि ये असली हैं या नकली। और इन गोदामों से नकली स्मार्ट वॉचेस मिली हैं, नकली गीज़र, नकली मिक्सर ग्राइंडर, नकली इंडक्शन चूल्हे, नकली ईयरफोन्स,
मोबाइल फोन चार्जर्स और करीब 1.5 करोड़ रुपए का दूसरा सामान मिला है जो नकली था। इन गोदामों से जितने बड़े पैमाने पर नकली सामान मिला उसे देखकर कहा जा सकता है कि अगर आप ई कॉमर्स कंपनियों से शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो यह मुमकिन है कि आपको जो सामान मिल रहा है वो भी नकली हो। सोचिए कुछ साल पहले तक जब आप कोई फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम दुकान से जाकर खरीदते थे, बाजार में जाकर, तो दुकान पर ही आप दुकानदार के साथ उसकी पूरी जांच करते थे, उस सामान को चलाकर देखते थे और असली और नकली की पहचान करते थे कि ये कैसा है। दुकानदार से न जाने कितने सवाल पूछते थे कि इसकी कितने दिन की गारंटी है, और उसके बारे में जो भी आप जानना चाहते थे दुकानदार से आश्वस्त होने के बाद ही आप सामान खरीदते थे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में खरीदारी का चलन अब बदल गया है। अब ज़्यादातर लोग ई कॉमर्स कंपनियों के विज्ञापन से प्रभावित होकर मोबाइल फ़ोन से ही सामान खरीदते हैं, इन कंपनियों पर विश्वास कर लेते हैं और बिना जांचे परखे ये सामान खरीद लेते हैं। और है भी सही बात, अगर आप मोबाइल फ़ोन से या अपने लैपटॉप से ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं तो जांचेंगे और परखेंगे कैसे? हमने प्रोडक्ट ऐसे बिक रहे हैं इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जिनमें सर्टिफिकेशन है ही नहीं, जबकि गवर्नमेंट ने इसको मैंडेटरी कर रखा है। इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, टॉयज़ हैं, इलेक्ट्रिक आयरन है, रूम हीटर्स, डोमेस्टिक फूड मिक्सचर, प्लेन कॉपियर पेपर, एल्युमिनियम फॉयल, वाटर बॉटल्स, तो बहुत सारे कॉमन कंज्यूमर के प्रोडक्ट्स थे। तो हमने इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को, और भी प्लेटफॉर्म जिन पे जैसे मीशो है, मिंत्रा है, बिग बास्केट है, उनके भी हमें मिले नॉन कंप्लायंसेस, तो हमने सबको इनको इंटीमेट किया कि भाई ये नॉन कंप्लायंस आपके प्लेटफॉर्म पे हो रही है। ये तकरीबन 6 महीने से हम इनको इंटीमेट कर रहे हैं। अमेज़न को तकरीबन 40 से ज़्यादा केस में हम नोटिस भेज चुके हैं। फ्लिपकार्ट को हम 70 के करीब नोटिस भेज चुके हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के। तो आपने देखा कि अब ज़्यादातर लोग बाजार से सामान नहीं खरीदना चाहते और यही वजह है कि वर्ष 2024 में ई कॉमर्स का बाजार 12,84,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया और अनुमान है कि वर्ष 2030 तक ये 25,50,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। यानी भारत में ऑनलाइन खरीदारी हर साल 19% की रफ्तार से बढ़ रही है, जो ऑफलाइन खरीदारी की तुलना में 2.5 गुना ज़्यादा है। अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो मुमकिन है आपको भी कोई नकली सामान असली बताकर अब तक बेच चुका होगा। तो इससे बचने के लिए कुछ तरीके हैं। सबसे पहले तो आप खरीदारी से पहले ई कॉमर्स वेबसाइट पर सामान बेचने वाले विक्रेता की जांच अच्छी तरह से करें, उसकी रेटिंग और रिव्यू जरूर चेक करें। अगर ब्रांडेड सामान खरीद रहे हैं तो कोशिश करें कि विक्रेता जो है वो उस ब्रांड का आधिकारिक विक्रेता हो। अगर कोई महंगा ब्रांडेड सामान बहुत कम कीमत पर आपको मिल रहा है तो उसके नकली होने की संभावना ज्यादा है, इसलिए ज्यादा सावधानी बरतें। असली ब्रांड वाले सामान पर बार कोड या QR कोड होते हैं और इन्हें आप स्कैन करके चेक कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको शक है तो आप इस सामान को वापस भी कर सकते हैं और ऐसा सामान आपको तुरंत वापस कर देना चाहिए। इसलिए आपको यह खबर दिखाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप अमेज़ॉन जैसे प्लेटफॉर्म से या और भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से जब सामान खरीदते हैं, आपको कई बार लगता होगा कि आपको बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, यहाँ पर आपको सस्ता सामान मिल रहा है। उस झांसे में मत आइए। जो सामान आपके पास आ रहा है उसे अच्छी तरह से चेक कीजिए और अगर आपको लगता है कि यह सामान असली नहीं है तो इसे वापस कर दीजिए और उसकी शिकायत करना मत भूलिए।